नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और शुरुआत करेंगे बुलेटिन की इस वक्त की अहम खबर से। दरअसल रामनिवास रावत ने दोबारा शपथ ली। बताते चले कि रामनिवास रावत को बतौर कैबिनेट मंत्री शपथ लेनी थी, लेकिन राज्य मंत्री पद की उन्होंने शपथ ले ली, जिसके चलते रावत को कैबिनेट मंत्री की शपथ दोबारा ग्रहण करनी पड़ी। वहीं इस समारोह में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव समेत कई मंत्री शामिल हुए। आपको बता दें कि शपथ ग्रहण के दौरान राज्य के मंत्री के रूप में वाक्य बोलना होता है और रामनिवास रावत राज्य मंत्री के रूप में बोल गए और ऐसे में उस शपथ को दोबारा उन्हें दिलाया गया और एक बार फिर शपथ लेकर वे फिर मंत्री बने। आपको बता दें कि ये राजभवन में रामनिवास रावत शपथ ग्रहण करने के लिए पहुंचे थे। कैबिनेट मंत्री के तौर पर उन्हें इस कैबिनेट में शामिल किया गया है और प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव वहां पर मौजूद थे। और पहला जब शपथ लिया गया था ये राजभवन में, उस हॉल में जहां पर शपथ दिलाई जाती है, और दूसरी शपथ जब वहां मंत्री के रूप विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश के राज्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का रामनिवास रावत ईश्वर की शपथ लेता हूँ। मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वाह करूंगा। मैं मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वाह करूंगा। मैं रामनिवास रावत ईश्वर की शपथ लेता हूँ। मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने ये जो तस्वीर है दरअसल उस वक्त की जब वो पहली बार शपथ ले रहे थे, उसके बाद जब दूसरी बार उन्होंने शपथ ली उस वक्त की भी तस्वीर हमने आपको दिखाई। और प्रदेश की सरकार में कैबिनेट मंत्री का दर्जा अब इन्हें प्राप्त हो गया है और अब विभाग कौन सा इन्हें दिया जाता है ये भी देखने का विषय होगा। हालांकि चर्चा भी इस बात पर है चूंकि पहली बार जब उन्होंने शपथ ग्रहण की थी उस वक्त राज्य मंत्री शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया था। मंत्री के रूप में रहूंगा। अच्छा सर, वो राज्य मंत्री नहीं कहा, राज्य के मंत्री। तो ये जो गड़बड़ी हुई या कह सकते हैं कि उसमें शब्दों का जो चयन है वो या तो उसमें गलत तरीके से हो गया, राज्य मंत्री प्रिंट था या फिर राज्य के मंत्री प्रिंट था, वो देखने का विषय होगा। हालांकि बात करेंगे हमारे सहयोगी शैलेंद्र चौहान इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। शैलेंद्र, उस वक्त ये बहुत जरूरी होता है कि आप शब्दों को क्या किस तरह से बोल रहे हैं और शब्द क्या है, क्योंकि राज्य मंत्री अलग पद है, राज्य के मंत्री अलग पद हो गया, तो इसलिए दोबारा शपथ ग्रहण करनी पड़ी रामनिवास रावत को। हाँ जी, देखिए बिल्कुल आज जब रामनिवास रावत शपथ ले रहे थे तो आपने वीडियो भी, दोनों वीडियो हमारे सामने, तो पहले उनके मुंह से निकल गया कि राज्य मंत्री के रूप में शपथ लेता हूं। तो राज्य मंत्री का वो जो शब्द था वो तकनीकी उनके मुंह से निकला या प्रिंट हुआ, लेकिन वो जब सामने बोल गए उसके बाद जब समझ आया कि इसमें गफलत हो गई शपथ में और वो राज्य मंत्री हो गए हैं, तो उसके बाद 10 मिनट बाद वापस से राजभवन में ही दूसरे हॉल में की शपथ हुई। दोबारा जब शपथ हुई तो उन्होंने उच्चारण सही किया कि राज्य के मंत्री के रूप में, क्योंकि रामनिवास रावत काफी सीनियर लीडर हैं और कैबिनेट मंत्री वो दिग्विजय सिंह शासनकाल में भी रह चुके हैं, तो निश्चित ही जो शब्दों का उच्चारण से ये गलत त्रुटि हुई है उसको उन्होंने सुधारा और राजभवन ने भी उस महत्व को समझने के बाद वापस से शपथ कराई, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि आज रामनिवास रावत जब शपथ भी ले रहे थे थोड़ा सा उनके शब्द भी हड़बड़ाहट थी उनके शब्दों में।
में, और उसी गफलत में उनके मुंह से राज्य मंत्री निकल गया। और राज्य मंत्री और कैबिनेट मंत्री में अंतर होता, राज्य मंत्री जो होते हैं वो किसी मंत्री के अधीन होते हैं, लेकिन कैबिनेट मंत्री मुख्यमंत्री के बाद जो होता है वो सीनियर होने के कारण उसे स्वतंत्र विभाग रहता है, स्वतंत्र उनके पास अपना खुद का विभाग काम करने के लिए होता है। तो ये छोटी सी अंतर था शब्द का, लेकिन उसने दोबारा शपथ करी। और एमपी के इतिहास में भी ये पहली बार ऐसा हुआ है कि एक ही मंत्री को 2 बार शपथ लेना पड़ी, पहले राज्य मंत्री की शपथ, और सबसे बड़ी बात है कि रिकॉर्ड में भी ये दोनों शपथ रहेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि पहले वाली शपथ को रिकॉर्ड से हटा दिया जाए। तो सरकारी रिकॉर्ड की अगर बात भूल सुधार हो गई है और रामनिवास रावत के दोबारा शपथ लेने पर सियासत भी गर्मा गई है शैलेंद्र, जहां कांग्रेस ने सरकार को निशाने पर लेते हुए इसे त्रुटि कहा या डील में कोई गड़बड़ी हो गई। दरअसल रामनिवास रावत को बतौर कैबिनेट मंत्री शपथ लेनी थी, लेकिन उन्होंने राज्य मंत्री पद की शपथ ली, जिसके चलते रावत को कैबिनेट मंत्री की शपथ दोबारा लेनी पड़ी। कांग्रेस अब इस पर निशाना साध रही है। मंत्री महोदय ने मंत्रियों को शपथ दिलाई, जिसमें कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए रामनिवास रावत को पहले तो राज्य मंत्री की शपथ दिलाई, फिर कैबिनेट मंत्री की। अब इसे क्या माना जाए, त्रुटि माना जाए या कोई डील? पहले राज्य मंत्री दिला दी और डील में थोड़ा बिखरा हुआ, डील में कुछ गड़बड़ी हुई या रस्साकसी हुई, तो फिर कैबिनेट मंत्री की शपथ दिला दी। मैं समझता हूं ये मध्य प्रदेश के साथ क्यों खिलवाड़ कर रहे हो। तो यहां कांग्रेस ने एक नया एंगल इसमें क्रिएट किया है। कांग्रेस का कहना है शैलेंद्र की पहले तो राज्य मंत्री पद की शपथ दिला दी, ये कोई डील हो सकती थी, जो पहले राज्य मंत्री पद की शपथ दिलाई और फिर बाद में इसे कैबिनेट मंत्री में तब्दील कर दिया गया, जबकि जो कारण अब तक सामने आए हैं वो शब्दों की त्रुटि बताई जा रहा है। कांग्रेस ने एक अलग ही एंगल दिया है। हाँ, देखिए बिल्कुल कांग्रेस को चुटकी लेने का अवसर मिल गया, क्योंकि जिस तरह से रामनिवास रावत ने जब भाजपा ज्वाइन की थी 30 अप्रैल को और कांग्रेस छोड़ी थी, तो अचानक से वो सीएम की सभा में मंच पर पहुंचे थे और मुरैना में लोकसभा चुनाव के समय उस सीट पर प्रचार चरम पर था। तो निश्चित ही उसके बाद कांग्रेस बैकफुट पर आई थी और रामनिवास रावत जब अब कैबिनेट मंत्री बनाए गए और उसके पहले जब उनके मुंह से शब्दों से उच्चारण गलत निकला, तो निश्चित ही कांग्रेस को अवसर मिल गया ये बात कहने के लिए कि कोई डील थी और ये शब्द भले ही उनके मुंह से निकले हो, लेकिन कांग्रेस बार बार इसको दोहरा रही है कि वो एक डील के तहत ही गए हैं। और इसीलिए पहले कांग्रेस दबाव भी बना रही थी कि वो मंत्री पद पहले विधायक कैसे इस्तीफा दे, क्योंकि दल बदल। मैं लौटता हूं शैलेंद्र आपके पास। हमारे साथ भूपेंद्र गुप्ता जी जुड़ गए हैं और अजय सिंह यादव जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। अजय जी, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी का रिएक्शन सामने आया एक बार फिर से मंत्री पद की शपथ लेने पर, आरोप ये लग रहे हैं कि डील हुई थी या फिर ये कोई शब्दों की त्रुटि थी, पहले राज्य मंत्री पद की शपथ दिलाई फिर कैबिनेट मंत्री पद की। देखिए, कांग्रेस पार्टी की नियत में खोट है, इसलिए कांग्रेस पार्टी हर जगह इसी तरह के आरोप प्रत्यारोपों की राजनीति करती है। कांग्रेस पार्टी अभी भी सच्चाई स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है कि रामनिवास रावत जैसे वरिष्ठ नेता जो 6 बार विधायक रहे, तो कांग्रेस की रीति नीति से परेशान होकर, पार्टी में उपेक्षा से परेशान होकर कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आए हैं और भारतीय जनता पार्टी उन्हें उनके पद सम्मान के हिसाब से उनको पद भी दे रही है और उनके क्षेत्र में भी जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में बढ़त मिली 35,000 मतों की, प्रमाणित करता है कि उनके क्षेत्र की जनता भी उनके निर्णय के साथ है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी केवल एक नकारा विपक्ष की भूमिका निभा रही है, केवल हर मुद्दे में राजनीति करने की कोशिश कर रही है। भारतीय जनता पार्टी में रामनिवास रावत जी का सम्मान भी है, उनको जिम्मेदारी का पद भी मिला है और उनकी योग्यता के हिसाब से जनता की सेवा का मौका दिया गया है। ठीक है अजय जी, मैं आता हूं आपके पास। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से भूपेंद्र गुप्ता जी भी हैं। भूपेंद्र जी, बहुत स्वागत है न्यूज 18 पर। भूपेंद्र जी, स्वदेश शर्मा कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं, उनका ये कहना है, पार्टी के बिहाफ पर ही उन्होंने बयान दिया हुआ, उनका ये कहना है कि ये शायद कोई डील थी जो पहले राज्य मंत्री पद के लिए हुई, बाद में कैबिनेट मंत्री पद की शपथ दिला दी गई। पूरा देश कह रहा डील, ये इनकी सरकार खुद ही कह रही थी, इनके बीजेपी के लोग कह रहे हैं। ये यादव जी बैठे थे एक डिबेट में, ये खुद ही कह रहे थे कि साहब उनसे जो वादा किया गया था वो वादा पूरा किया। वादे का मतलब क्या होता है? डील बिल्कुल नहीं कहा गया। ये जो मेरी बात अभी भारतीय जनता पार्टी है, अजय जी मैं फिर आऊंगा। भूपेंद्र जी अपनी बात पूरी कर लें। अजय जी मैं फिर आऊंगा, सुनिए। कांग्रेस पार्टी ने
कांग्रेस पार्टी ने अभी ये बोल रहे थे कि उनको इतने हजार मतों से वो जीते हैं, तो हिम्मत करें ना चुनाव लड़ने की, इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं? कांग्रेस के नाम पर वोट ली है और भाजपा के पांव दबा रहे हैं, ये राजनीति कर रहे हैं। ये खुद जो है ये भैया जो अभी अभी डिबेट कर रहे हैं, इनके दादाजी को कांग्रेस ने विधायक बनाया था, इनको भी परिवार को टिकट दी, और ये भी जो है 10 साल से कांग्रेस की सेवा कर रहे हैं। अचानक इनको जो है वहां पर सोने के हीरे और सोने के सिल्लाएं मिलने लग गई। ये जो है, जो बेईमानी मन में है, जो बदनीयती मन में है, जो एक अवसरबाजीता मन में है, उसकी चर्चा करने में इनको डर लगता है। कहते हैं आरोप प्रत्यारोप, बोलो ना कि हाँ साहब हम गए हैं, हमें वहाँ पर फायदा मिल रहा है, इसके लिए गए हैं। कि जनता को क्यों उल्लू बनाते हो? जनता की सेवा के लिए जा रहे हो। वोट तो जनता से ली थी, कांग्रेस के नाम पर क्या बीजेपी के नाम पर मांगी थी? अजय जी से जवाब ले लेते हैं। कांग्रेस के नाम की लौटाओ जनता से वोट। पार्टी के नेता आइए चुनाव के मैदान। भूपेन जी जवाब ले लेते हैं, सुनिए ना। महात्मा गांधी की और सरदार पटेल की कांग्रेस पार्टी नहीं है, ये दिग्विजय सिंह जैसे नेताओं की कांग्रेस पार्टी है, जो भगवान राम का भी विरोध करते हैं, आतंकियों का समर्थन करते हैं। इसलिए ऐसा व्यक्ति जो जनता के बीच में जाता है वो कभी भी ऐसी पार्टी के साथ नहीं रह सकता है। जनता कहती है कि कांग्रेस पार्टी रास्ते से भटक गई है। और रामनिवास रावत जी ने लोकसभा चुनाव के पूर्व भाजपा ज्वाइन करी, जनता के बीच में गए, उनकी विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी 35,000। ठीक है जो प्रमाणित मैं अजय जी रोकना चाहूंगा। बहुत शुक्रिया अजय जी, बहुत शुक्रिया आपका इस बातचीत के लिए। भूपेन जी बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए, और शैलेंद्र हमारे सहयोगी लगातार जुड़े, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंत्री पद की शपथ लेते हुए रामनिवास रावत को बधाई दी और शपथ लिए जाने के बाद उन्हें शुभकामनाएं दी। सीएम ने कहा कि रावत के लंबे राजनीतिक अनुभव का प्रदेश को लाभ मिलेगा और खासतौर से चंबल का विकास तेजी से होगा। और सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने रामनिवास रावत को उनके यशस्वी कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं दी हैं। रामनिवास रावत जी ने आज शपथ ली है, मेरी अपनी ओर से बधाई। मैं अपनी सरकार में नव नियुक्त मंत्री का लाभ मुझे मिलेगा। मध्य प्रदेश की जनता के लिए उनका अपना संसदीय जीवन लंबा है, उनका अपना अनुभव भी बहुत है। मैं समझ सकता हूं कि पूरे प्रदेश को, खास करके हमारे चंबल अंचल में उनकी अपनी गहरी पकड़ भी है, और वो क्षेत्र ऐसा आता है जहाँ विकास की बहुत संभावना है। मध्य प्रदेश सरकार उनकी भावना के अनुसार लगातार अच्छे से अच्छा काम करेगी और प्रदेश की सेवा करेगी, मेरी अपनी। और इस बीच एक बड़ी जानकारी मिल रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रशिया के दौरे पर रवाना हो गए हैं। 2 दिन के रूस के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे। भारत और रूस शिखर सम्मेलन में वे शामिल होंगे। इस शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना हो चुके हैं। और ये देखिए तस्वीरें इस वक्त जो आप देख रहे हैं, ये एयरपोर्ट से तस्वीरें जो सामने आई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रशिया के दौरे पर रवाना होते हुए इस वक्त की ये बड़ी तस्वीर, क्योंकि रशिया के साथ जो मित्रवत संबंध हमारे रहे हैं वो काफी पुराने समय से चले आ रहे हैं, और ये एक बड़ा दौरा प्रधानमंत्री का रहेगा। और ऐसे में जब प्रधानमंत्री वहां पहुंचेंगे तो वहां के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से उनकी मुलाकात होगी, और एक भोज का भी आयोजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में वहां की सरकार ने रखा है। और नीट पेपर लीक मामले से जुड़ी 38 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पादरीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने मामले में सुनवाई करनी है। और पहले केंद्र और एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट में अपना हलफनामा दाखिल किया था, और वहीं केंद्र सरकार ने नीट यूजी की परीक्षा दोबारा कराए जाने की मांग का विरोध किया है। चलिए बात करेंगे, हमारे सहयोगी सुशील इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सुशील, केंद्र सरकार परीक्षा दोबारा कराए जाने का विरोध कर रही है, 38 याचिकाओं पर सुनवाई होनी है, इसके संबंध में क्या कुछ डिटेल्स मिल पा रही हैं? जी देखिए, साफ तौर से इस पूरे मामले में लगभग 34 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई हैं, जिसमें रीनिट की मांग की गई है, सीबीआई इंक्वायरी की मांग की गई है, और साथ ही साथ जो सेंटर फिलहाल एलिमिनेट किए गए हैं उन तमाम सेंटरों पर जो परीक्षा है उसको रद्द करने की मांग की गई है। लेकिन जब इस पूरे मामले की अगर बात करें और जब ये पूरा विवादों में मामला था
तब से लेकर आज तक बहुत सारे बदलाव नीट में हुए हैं। काउंसलिंग अभी नहीं हो पा रही है, रद्द कर दी गई है। तो कई ऐसी चीजें हैं जो सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखी जाएंगी और सुप्रीम कोर्ट को यह बताया जाएगा कि अभी तक एनटीए की तरफ से नीट के मामले में क्या कदम उठाए गए हैं। चूंकि ये मामला पहली बार अब चीफ जस्टिस के समक्ष लगाया गया है और इस पूरे मामले में एनटीए की तरफ से जो जवाब दाखिल किया गया उसमें सीधे तौर पर यह कहा गया है कि कुछ सेंटरों पर दिक्कतें हुई हैं, कुछ सेंटर्स पर पेपर लीक हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कुछ सेंटर पर परीक्षा में पेपर लीक जैसी संभावना हुई है तो पूरे देश भर में जो परीक्षा हुई है उस परीक्षा को रद्द कर दिया जाए, क्योंकि अगर ऐसा किया जाएगा तो वो छात्रों के हितों के लिए बेहतर कदम नहीं होगा। लेकिन तमाम ऐसे याचिकाकर्ता हैं जिनकी तरफ से कहा गया है कि जब तमाम छात्रों को उनके मन के मुताबिक नंबर्स नहीं मिल रहे हैं और इतनी बड़ी धांधली देखी गई है, 6 से 7 जो आरोपी हैं वो सीबीआई की अभी कस्टडी में हैं, टोटल 14 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। तो ऐसे में अगर निष्पक्ष परीक्षा करानी है तो इस पूरी परीक्षा को रद्द कर देना चाहिए। देखना बेहद अहम होगा जब 12:30 बजे चीफ जस्टिस की बेंच इस पूरे मामले की सुनवाई करेगी तो क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट कहता है और तमाम याचिकाकर्ताओं के द्वारा भी सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ दलीलें दी जाती हैं, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन एनटीए की तरफ से जो हलफनामा दाखिल किया गया उस हलफनामे के मुताबिक परीक्षा को रद्द न किया जाए, ऐसी मांग सुप्रीम कोर्ट से की गई है। जी बिल्कुल। और इस पूरे मामले में अभी तक जो स्थिति बन रही है सुशील, आगे उस पर क्या स्थिति रहेगी ये जानने के लिए फिर संपर्क करेंगे आपसे। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और नर्मदापुरम में भीषण सड़क हादसा हुआ जहां पर कार ने बाइक सवारों को टक्कर मार दी और बाइक सवार 3 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई। नेशनल हाईवे 4 लेन पर यह हादसा हुआ है और रॉन्ग साइड से आने पर यह हादसा हुआ है। देखिए, अमूमन इस तरह की घटनाओं में ये एक बहुत बड़ी चिंता का कारण है। लोग ट्रैफिक रूल्स को बहुत ही ज्यादा हल्के में लेते हैं, जिसकी वजह से हादसे हो रहे हैं। और आप बाइक पर 3 लोगों को लेकर चल रहे हैं और हालांकि इसमें अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन ऐसे मामलों में ये भी देखा गया है कि हेलमेट्स भी नहीं लोगों ने पहने हुए होते। और ये हाथ जोड़कर आपसे निवेदन है कि आप जब भी दोपहिया वाहन चलाएं हेलमेट जरूर पहने, ट्रैफिक नियमों का पालन करें, अन्यथा ये खबरें बहुत दुखदाई होती हैं। और अमरवाड़ा उपचुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। 10 जुलाई को यहां पर वोटिंग होनी है। प्रचार के आखिरी दिन आज बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गज इसमें पूरी ताकत झोंकेंगे। आपको बता दें कि आज प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभाएं होंगी, रोड शोज होंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज पार्टी प्रत्याशी कमलेश प्रताप शाह के समर्थन में जनसभा और रोड शो करेंगे और साथ ही इस रोड शो के माध्यम से, प्रचार के माध्यम से लोगों तक पहुंच बनानी होगी। और इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी भी पूरा जोर लगाए हुए है। कांग्रेस से नकुल नाथ, जीतू पटवारी, उमंग सिंघार कांग्रेस के प्रत्याशी के समर्थन में चुनावी रैलियां करेंगे और यहां से कांग्रेस के धीरन शाह चुनावी मैदान में, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने कमलेश प्रताप शाह को मैदान में उतारा है। और अमरवाड़ा के उपचुनाव का ये आज का प्रचार का अंतिम दिन होगा। इसके बाद 10 जुलाई को वोटिंग होगी, 13 जुलाई को नतीजे आएंगे। आपको बता दें कि आज आखिरी दिन है जिसमें दिग्गज प्रचार में पूरी ताकत झोंक रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव समेत कई बड़े नेता आज चुनाव प्रचार और रैलियां करने वाले हैं, जबकि कमलेश प्रताप शाह के समर्थन में रोड शोज भी होने हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से नकुल नाथ, जीतू पटवारी, उमंग सिंघार जैसे नेता समर्थन में चुनाव प्रचार करेंगे, रैलियां करेंगे। और यहां से कांग्रेस पार्टी ने धीरन शाह को मैदान में उतारा, जबकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कमलेश प्रताप शाह इस बार उम्मीदवार बनाए गए हैं, जिनके बारे में चर्चा यह है कि यदि वो चुनाव जीत जाते हैं तो वो कैबिनेट मंत्री तक भी बनाए जा सकते हैं। अमरवाड़ा का ये उपचुनाव, जिस तरह से छिंदवाड़ा में भारतीय जनता पार्टी ने, लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त बनाई और यहां से एक लंबा जो राजनीतिक सफर यहां से नाथ परिवार के पिता पुत्र तय कर रहे थे, उस पर विराम लगाया और यहां से विवेक बंटी साहू सांसद बनकर गए। अब अमरवाड़ा, जो कि छिंदवाड़ा ही की एक विधानसभा है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि वो जीत करके इसे भी अपने नाम करने की तैयारी में। हालांकि इस पूरे मामले में प्रचार के लिए दिग्गज पूरी तरह से ताकत झोंके हुए हैं, जिसमें नकुल नाथ, जीतू पटवारी, उमंग सिंघार कांग्रेस के प्रत्याशी के समर्थन में चुनावी रैली करेंगे। धीरन शाह को यहां से कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। और दुर्ग में एक बार फिर से बुलडोजर पूरी तरह से एक्टिव नजर आया। अवैध दुकानों पर बुलडोजर चलाया गया और ग्राम जोगी गुफा में बुलडोजर चलाया गया। जल संसाधन विभाग की जमीन पर दुकानों को बनाया गया था और बिना अनुमति के सरपंच ने ये निर्माण कार्य करवाए हुए थे। और ऐसे में
अवैध दुकानों पर बुलडोजर चलाकर इन्हें ध्वस्त कर दिया गया। आपको बता दें कि ग्राम जोगी गुफा में बुलडोजर चलाया गया। जल संसाधन विभाग की जमीन पर दुकानें बनाई गई थी। बिना अनुमति के सरपंच ने ये दुकानें बनवाई थी। अब देखना होगा कि इन दुकानों को तोड़ने के बाद सरपंच पर भी क्या कोई कार्रवाई की जाती है, क्योंकि जिसकी अनुमति से ये दुकानें बनी थी असली गुनहगार उसी को माना जा सकता है। फिलहाल अवैध दुकानों पर तो बुलडोजर चल गया है, क्या सरपंच पर भी कोई कार्रवाई होगी ये भी देखने का विषय होगा। दुर्ग से ये पूरा मामला सामने आया। एक बार फिर से बुलडोजर पूरी तरह से एक्टिव नजर आया। अवैध दुकानों पर बुलडोजर चलाया गया। जो दुकानें सरपंच की तरफ से उसके शय पर बनवाई गई थी, ऐसा दावा किया जा रहा है। ग्राम जोगी गुफा में बुलडोजर चलाकर जल संसाधन विभाग की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया है। और कोरबा में गाड़ियों में आग लगने का मामला सामने आया, जहां पेट्रोल पंप पर खड़ी 4 गाड़ियों में आग लग गई। एक के बाद एक गाड़ियों ने आग पकड़ना शुरू किया। पेट्रोल पंप पर यहां अफरा तफरी मच गई और दमकल विभाग की तरफ से आग पर काबू पाया गया। और आपको बता दें कि ये जो दुर्घटना है कब हुई, कैसे हुई, क्या कारण रहा, जानेंगे। अब्दुल असलम हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। जी अब्दुल। जी आपको बता दूं कि हेलो जी बता दीजिए। आपको बता दूं कि ये कुसमुंडा थाना क्षेत्र का मामला है, जहां पेट्रोल पंप में ये आग की घटना सामने आई है, जिसमें 4 गाड़ियों में एक के बाद एक आग लगी है और उसके बाद अफरा तफरी की स्थिति निर्मित हुई है। मौके पर मौजूद जो पेट्रोल पंप के कर्मचारी, उनकी सूझबूझ और दमकल की मदद से आग पर काबू पाया गया है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और जबलपुर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। दुष्कर्म मामले में सहमति से बनाए गए शारीरिक संबंध को रेप नहीं माना जाएगा। शादी का वादा सच है या झूठ, समझने में 10 साल नहीं लगते। हाईकोर्ट ने शादी न करने पर लगाए गए रेप के आरोप को रद्द कर दिया है। आपसी सहमति से बनाए गए संबंध रेप की श्रेणी में नहीं आते। आपसी संबंध ब्रेकडाउन होने पर 376 का मुकदमा नहीं बनता है। महिला ने 10 साल तक लिव इन में रहना पसंद किया, तब वो राजी थी और ब्रेकडाउन होने के बाद ये 376 का मामला नहीं बनता है। लिव इन में रहने के बाद केस दर्ज कराया था। पवन पटेल हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। पवन, ये टिप्पणी बहुत सारे मामलों में कारगर साबित होने वाली है। जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ी टिप्पणियां जो हाईकोर्ट ने की है और ये भी स्पष्ट किया है कि अगर आपसी सहमति से आप किसी के साथ रहते हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उसके बाद में उनके बीच में जो भी रिश्ता बनता है उस पर विवाद होने के बाद में जो शिकायतें दर्ज कराई जाती हैं उसका कोई आधार नहीं बनता, क्योंकि म्यूचुअल कंसर्न जो होता है, आपसी सहमति होती है, समझदारी, एक मैच्योरिटी, परिपक्वता के बाद में अगर कोई संबंध बनाता है और उसके बाद विवाद खड़ा होता है, ब्रेकडाउन होता है, रिश्ता टूटता है, तब रेप जैसी धाराएं में जो मामला दर्ज कराया जाता है उसको लेकर टिप्पणी की है। फिलहाल ये पूरा मामला खारिज कर दिया गया है। साथ ही कोर्ट ने ये मैसेज भी देने की कोशिश की है कि किसी भी रिश्ते को आप आगे बढ़ाने के पहले बहुत अच्छे से विचार कर लें, उसके बाद आगे बढ़ें, खास तौर पर शादी या प्रेम का संबंध। स्वाभाविक है। बहुत शुक्रिया पवन आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आपकी मत जाएगा, जल्द लौटते हैं। जलवायु परिवर्तन के लिए एक देश एकजुट होकर उठाएगा कदम। जानिए